हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डॉक्टर। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। आज हम डेंगू फीवर डिस्कस करेंगे। आज के इस टाइम पर डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, तो मैंने सोचा चलो डेंगू फीवर पर ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें मैं स्किप कर दूंगा जो इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो ऐसा डॉक्टर, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें लिखनी है, और अगर आपको नॉलेज के लिए ज़्यादा पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं डेंगू इज अ मॉस्क्यूटो बॉर्न अर्बोवायरल इलनेस। ठीक है, तो डेंगू क्या होता है? डेंगू जो होता है मॉस्क्यूटो बॉर्न अर्बोवायरल इलनेस होता है। ठीक है, बॉर्न जो फीवर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है सेरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का एक सेरोटाइप होता है, उसकी वजह से हम डेंगू फीवर कॉज करता है। ठीक है, वायरस, डेंगू वायरस क्या है? ठीक है, तो डेंगू वायरस में सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो द टर्म ब्रेक बॉर्न फीवर वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग फिलाडेल्फिया एपिडेमिक इन 1780। 1780 में फिलाडेल्फिया एपिडेमिक आया था। ठीक है, उस टाइम पे हुआ क्या था कि जैसे ही जिसे भी डेंगू फीवर हो रहा था उसे बोन पेन के साथ हो रहा था। ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या नाम दिया गया था डेंगू फीवर को? ब्रेक बोन फीवर। ओके, एंड इट हैज 4 सेरोटाइप्स। जो डेंगू वायरस होता है इसके 4 सेरोटाइप्स होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। ठीक है, रिसेंटली डेन 5 भी डेवलप हुआ है। जो 5th सेरोटाइप होता है डिस्कवर्ड हुआ था 2013 में फ्रॉम बैंकॉक। ठीक है, बट मोस्टली बुक्स में ये नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो हम मोस्टली मान के क्या चलते हैं कि इसके 4 सेरोटाइप्स होते हैं। डेन 1 सेरोटाइप्स होता है वो आइसोलेट हुआ था फ्रॉम हवाई इन 1944, और डेन 2 हुआ था न्यू गिनिया में इन 1944, एंड डेन 3 और डेन 4 हुआ था फिलीपींस में 1956 में। ओके, तो हम एक बार और रिपीट करते हैं। जो डेंगू फीवर होता है इसे हम ब्रेकबोन फीवर कहते हैं, क्योंकि जब भी डेंगू फीवर हुआ था फिलीपीन एपिडेमिक 1780 में, तो उस टाइम पे जैसे ही डेंगू फीवर जैसे भी हो रहा था उसे बोन पेन के साथ हो रहा था, तो उस टाइम पे इसे नेम दिया गया था ब्रेक बोन फीवर। ओके, एंड जो डेंगू है वो मॉस्किटो बॉर्न अर्बोवायरल इलनेस होता है, और ये किसकी वजह से कॉज होता है? सेरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस के 4 सेरोटाइप्स होते हैं, उनमें से किसी भी एक सेरोटाइप्स की वजह से डेंगू फीवर कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर होता है एडस एगिप्ट मॉस्किटो, जो डेंगू वायरस के ट्रांसमिशन कराता है। ओके, ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। अब जो डेंगू डिसीज होती है, फिर डेंगू फीवर जो होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इसका ट्रांसमिशन होता है रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्टिव इज इन बोथ मैन एंड मॉस्किटो। मॉस्किटो कौन सा? एडस एगिप्ट मॉस्किटो। अब आप मुझे बताओ, जो मलेरिया होता है वो किस मॉस्किटो की वजह से होता है और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ठीक है, कमेंट करके बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो हम मलेरिया पे बनाएंगे। एंड इसकी अगर हम साइकिल की बात करें, ट्रांसमिशन साइकिल की, तो ये सबसे पहले मैन में होता है, उसके बाद मॉस्किटो, उसके बाद मैन। ठीक है, एंड इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 to 10 डेज होता है। अगर हम क्लासिकल डेंगू फीवर की बात करें तो वो ऑनसेट होता है और सडन होता है। ओके, अब हम डेंगू वायरस का या फिर डेंगू फीवर का हम पैथोजेनेसिस सीखेंगे कि कैसे कैसे डेंगू फीवर कॉज करता है। ठीक है, तो इसके पैथोजेनेसिस में हम 2 टाइप से देखेंगे। एक टाइप में हम देखेंगे प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन कैसे होता है और सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन कैसे होता है। सेकेंड में हम देखेंगे कि जैसे ही एडस एगिप्ट मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन में, तो वो कैसे कैसे हमारी बॉडी में इफेक्ट शो करता है। ठीक है, एंड हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन। ठीक है, प्राइमरी जो डेंगू इन्फेक्शन होता है वो इट इज अकर व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ डेंगू वायरस फॉर फर्स्ट टाइम विथ एनी वन सेरोटाइप्स। इसके 4 टाइप्स के सेरोटाइप पढ़े हैं, जिनमें डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 आते हैं। अगर उनमें से कोई भी डेंगू वायरस का सेरोटाइप फर्स्ट टाइम बाइट करता है और उससे कोई भी ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन। ओके, एंड सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन, अब ये क्या होता है? मंथ्स टू ईयर्स लेटर अ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू इलनेस में अपीयर। ठीक है, प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन के बाद उसके कुछ मंथ्स या फिर कुछ ईयर्स के बाद अगर मोर सीवियर फॉर्म में डेंगू इलनेस होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। ठीक है,
और सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन किसे बोलेंगे, जिससे पहले भी डेंगू हो चुका हो, प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन से कॉज हो चुका हो, ठीक है। ड्यू टू इन्फेक्शन विथ अनदर सेकेंड सेरोटाइप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेरोटाइप कॉजिंग प्राइमरी इन्फेक्शन। अब ये सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन में क्या होगा कि जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन में कोई भी वन सेरोटाइप प्रेजेंट होता है डेंगू फीवर में, ठीक है। तो जैसे ही सेकेंड सेरोटाइप्स एंटर करता है उसकी बॉडी में या फिर सेकेंड सेरोटाइप्स इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। अब सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन किसे होगा, जैसे प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन डेन वन की डेन वन सेरोटाइप से हुआ था, तो अगर सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन होता है तो उसे डेन टू, डेन थ्री या फिर डेन फोर की सेरोटाइप्स की वजह से होगा, ठीक है। इसके बाद है एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स अगेंस्ट डेंगू वायरस। अब ऐसी कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो रिस्पॉन्स करती हैं जब भी डेंगू वायरस हमारी बॉडी पे एंटर करता है, तो उसमें होती है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, सेकेंड होती है नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, एंड थर्ड एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट, ओके। इसके बाद हम सेकेंड टाइप से पढ़ेंगे कि पैथोजेनेसिस कैसे होता है। ह्यूमन एक्वायर इन्फेक्शन होता है वो बिकम इन्फेक्टेड विथ वायरस बाय बाइट ऑफ एडस मॉस्किटो। जैसे ही एडस मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है तो ह्यूमन इन्फेक्टेड हो जाता है। और कौन सा एडस मॉस्किटो, जो पहले से ही इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। द लीकेज ऑफ प्लाज्मा कॉज्ड बाय इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इज मेजर पैथोफिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज दैट अकर इन डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब ऐसा होता क्या है कि जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट करता है तो जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, लीक होने लगता है, जिसकी वजह से कैपिलरी की जो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कब देखने मिलती हैं, जब डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग कैसे होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है इन पेशेंट में विथ डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है। अभी हमने इसमें बताया था डेंगू हेमरेजिक फीवर में ब्लीडिंग होती है, वो कैसे होती है वो देखते हैं। ड्यू टू कैपिलरी फ्रेजिलिटी एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया and it manifests by various way ranging from potential skin hemorrhage to life threatening GIT bleeding। इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ब्लीडिंग क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में होता क्या है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत ही लो हो जाती हैं, और प्लेटलेट्स की लो होने की वजह से जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। इसमें बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग जीआईटी ब्लीडिंग होती है, ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है जो मोस्टली देखने मिलती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती है वो डिक्रीज हमें देखने मिलती है, ठीक है। वजह से आपने देखा होगा क्लिनिक्स वगैरह में या तो फिर हॉस्पिटल्स में हम लोग क्या कराते हैं, पेशेंट को प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा का ट्रांसमिशन कराते हैं, ठीक है। इन सेकेंड डेंगू इन्फेक्शन, ये क्या हुआ, फर्स्ट डेंगू इन्फेक्शन हुआ, और जो ब्लीडिंग होती है ये मोस्टली डेंगू हेमरेजिक फीवर में होती है, ओके। ये के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और जैसी पैथोजेनेसिस हम पढ़ते हैं या फिर जैसी केस देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये किस कंडीशन में क्या चीजें हो रही हैं, ओके। इन सेकेंड डेंगू इन्फेक्शन increase in viral entry and replication of higher number of mononuclear cells। तो सेकेंड डेंगू इन्फेक्शन में क्या होगा, जो वायरल की जो एंट्री होती है, जो वायरस की एंट्री होती है वो बहुत बढ़ जाती है, और उसकी जो रेप्लिकेशन होता है उसका चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और मोनोन्यूक्लियर की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब ये क्यों होती है, फॉलोड बाय रिलीज ऑफ साइटोकाइंस, वैसोएक्टिव मेडिएटर एंड फ्री कोagulation। किस वजह से होता है, साइटोकाइंस का रिलीज होता है, वैसोएक्टिव मेडिएटर्स का रिलीज होता है, और फ्री कोagulation रिलीज होते हैं, जिस वजह से इसकी वायरल की एंट्री होती है सेकेंड डेंगू इन्फेक्शन में बढ़ जाती है, ओके। फेनोमेना होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट। अभी हमने पढ़ा था एंटीबॉडी कौन कौन सी रिस्पॉन्स करती है अगेंस्ट डेंगू वायरस, तो ये यही है, ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट। अब ये क्या करते हैं, एंड इज रिस्पॉन्सिबल प्राइमरली फॉर डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, जो हमें देखने मिलता है किसमें, डेंगू हेमरेजिक फीवर में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम क्लिनिकल फाइंडिंग को डिस्कस करेंगे, फेब्राइल और क्रिटिकल फेज को, देन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डेंगू फीवर एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर, एंड इसके लेबोरेटरी टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो, ठीक है। एंड प्लीज़ शेयर इट, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। थैंक यू।